वर्क कब वर्क होगा, व्हेन द वर्क इज सेट टू बी डन, और वर्डन बाय कांस्टेंट फोर्स कितना होगा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, चाहे फोर्स कैसा भी हो और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो, ठीक है ना। तो वी आर एबल टू कैलकुलेट द वर्डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स इन एवरी सिचुएशन। अब बात आती है अपने पास कि यदि फोर्स कांस्टेंट नहीं हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कांस्टेंट नहीं हो, कैसे हो कि इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इन आइदर डायरेक्शन और इट्स मैग्नीट्यूड और बोथ, दोनों ही चेंज हो रहे हों, ठीक है, तो उस केस के अंदर में, ठीक है, फोर्स इज सेड टू बी वेरिएबल फोर्स, फोर्स वेरिएबल है। तो इन दिस केस हाउ वी कैलकुलेट द वर्डन, हम वर्डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब सुनो, डेली लाइफ में आप क्या देखते हो, पहले तो ये देखो कि डेली लाइफ हम ये देखते हैं अपने पास कि जो भी हमें फोर्स मिल रहा है, वेरिएबल फोर्स मिल रहा है, जैसे वेरिएबल फोर्स, अरे ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वेरिएबल फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग इज द वेरिएबल फोर्स, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज ऑल्सो वेरिएबल फोर्स। कैसे वेरिएबल फोर्स है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल चेंजेस देन द फोर्स चेंजेस, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू मासिव पार्टिकल चेंजेस देन द फोर्स चेंजेस, व्हेन द कंप्रेशन और एलोंगेशन इन द स्प्रिंग चेंजेस देन द फोर्स चेंजेस। तो जैसे जैसे अपने पास क्या हो रहा है कि पोजीशन चेंज होती है वैसे वैसे फोर्स चेंज। तो लेट वी कंसीडर, हम ऐसा फोर्स कंसीडर करते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं, उन्हीं को फोर्स को लेना, तो हम ऐसा फोर्स कंसीडर करें जो कैसे हो रहा है अपने पास, हुज मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग विद पोजीशन, ठीक है। तो हम सबसे पहले उस फोर्स को लेकर चलेंगे कि जिसका मैग्नीट्यूड पोजीशन के साथ में चेंज हो रहा हो, तो डेफिनेटली दैट फोर्स विल बी वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो देखिएगा हम एक डायग्राम दिखा रहे हैं और मैं क्या करें, लेट वी कंसीडर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज वेरीड विद पोजीशन। ये डायग्राम हमें दिखा रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर हमने फोर्स है, एक्स एक्सिस के ऊपर पोजीशन है, ठीक है, एंड हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज चेंजिंग विद द पोजीशन, दैट इज शोन बाय द कर्व, ये कर्व दिखा रहा है, ठीक है। तो लेट वी कैलकुलेट द वर्डन अंडर दिस फोर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए पॉइंट P1 टू P2, P1 से P2 के बीच में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रही है एंड वी वांट टू कैलकुलेट द वर्डन बाय द फोर्स, ठीक है। तो क्या दिख रहा है कि फ्रॉम P1 टू P2 फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, हमें क्या आता है, वापस याद कीजिए कि हमें क्या आता है, हमें आता है कि वर्डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स इन एवरी सिचुएशन। तो किया गया जाता है कि वी डिवाइड द इंटायर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P1 टू P2 इन लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, एंड इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय dr। For a given infinite small displacement, for a given infinite small displacement, the force can be considered as a constant। हम force को क्या कर सकते हैं, constant consider कर सकते हैं। If force is considered for a infinite small displacement dr, then the burden by the force for this infinite small displacement, say dw, dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर इज द वर्डन बाय द फोर्स फॉर दिस इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया कि वी हैव डिवाइडेड द इंटायर डिस्प्लेसमेंट P1 टू P2 इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स। इन दिस मैनर वी कैलकुलेट द वर्डन बाय द फोर्स फॉर एवरी इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। हम इस तरह से सभी छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट्स के लिए वर्डन कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, फॉर एवरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर हम डी डब्ल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और इन सारे डी डब्ल्यूज को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम P1 टू P2। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, द टोटल वर्डन। सो द टोटल वर्डन इज इक्वल टू सम ऑफ डी डब्ल्यूज, सम ऑफ डी डब्ल्यू मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यूज, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम P1 टू P2। सो द टोटल W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यूज फ्रॉम P1 टू P2। डी डब्ल्यू कितना है आप जानते ही हो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना है, एफ डॉट डी आर। सो द W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर फ्रॉम P1 टू P2। P1 से लेकर P2 तक अपने पास ये टोटल वर्क आ गया।
ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या कहा आपने पास, इफ r1 एंड r2 बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स p1 एंड p2 रेस्पेक्टिवली, देन द टोटल वर्क डन w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f डॉट डी आर फ्रॉम r1 टू r2। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया। वी कैन कैलकुलेट दिस और वी कैन सॉल्व दिस इंटीग्रेशन इफ यू नो द रिलेशन बिटवीन f एंड dr। हमें f और r के बीच में रिलेशन बता दीजिए तो हम क्या करेंगे कि उस f डॉट dr को हम कैलकुलेट कर पाएंगे यदि आप हमें रिलेशन बता देंगे। तो आगे के चैप्टर्स में हमें यही दिया रहेगा कि फोर्स कैसा, आपको पता फोर्स कैसा बता दिया गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू बता दी जाएगी कि फोर्स कैसा, आप जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू कितना होता है, F इक्वल टू G(m1m2) अपॉन r²। तो F और R में रिलेशनशिप मालूम होगी। इसी तरह जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बता दिया जाएगा तो आपको मालूम है फोर्स कितना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू K(q1q2) अपॉन r²। लेकिन F और R में रिलेशनशिप मालूम होगी। यदि आप स्प्रिंग के कारण फोर्स की बात करोगे तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x इज द एलोंगेशन और द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो उस केस के अंदर में वापस हमें F और R में रिलेशनशिप मालूम होगी। यहाँ R केवल एक ही डायरेक्शन के अंदर में चेंज हो रहा है और उसको हमने क्या नाम दे दिया, x। तो इस तरह से हमें फोर्स में और R में जब रिलेशनशिप मालूम हो जाएगी तो हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देंगे। तो आगे के चैप्टर्स में इसी इक्वेशन को, इसी फॉर्मूले को हम काम में लेते रहेंगे और वर्क डन कैलकुलेट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, यदि ये जो फोर्स है और ये जो पोजीशन R है, इसको हम क्या करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख देते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि हम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हमारी कैसी है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर में हम F को और dr दोनों को हम लिखें अपने पास। ठीक है, तो क्या देखा अपने पास कि जब फोर्स वेरी कर रहा है, when the magnitude and direction of the force varies with the position, work done by the force for the infinite small displacement is dw is equal to f dot dr, जानते ही हो। in the total work done for the displacement from point r1 to r2, ये भी आप जानेंगे कि उसको हमने w12 नाम दे दिया, is equal to integration of f dot dr from r1 to r2। अब in terms of rectangular component आप फोर्स को क्या लिखते हो, वेक्टर f इज इक्वल टू fxi कैप प्लस fyj कैप प्लस fz k कैप। इसी तरह इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, ये कितना हो जाएगा, dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास w12 कितना आ गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। ठीक है, यहाँ से आ गया तो कितना आ गया वो कि f की वैल्यू पुट की, fxi के प्लस fyj के प्लस fz के कैप डॉट dxi के प्लस dyj के प्लस dz के कैप। अब आप जानते हो i कैप डॉट i कैप तो होता है 1 और i कैप डॉट j कैप कितना होगा, 0। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है कि x कंपोनेंट का x कंपोनेंट के साथ, y कंपोनेंट का y कंपोनेंट्स के साथ और z कंपोनेंट का z कंपोनेंट्स के साथ। तो w12 कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन fx डॉट dx कहाँ से कहाँ तक, x1 टू x2 तक। इसी तरह प्लस fy डॉट dy कहाँ से कहाँ तक, y1 टू y2 तक। प्लस इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ fz डॉट dz कहाँ से कहाँ तक, z1 से z2 तक। तो w12 का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, क्या आ गया, इंटीग्रेशन fx dx फ्रॉम x1 टू x2 प्लस fy dy इंटीग्रेशन fy dy फ्रॉम y1 टू y2 प्लस इंटीग्रेशन fz dz फ्रॉम z1 टू z2। तो यदि ये फोर्स हमें किस में दिया रहे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया रहे तो हम वर्क डन ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। हुई बात क्लियर।